हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी 10वीं के छात्र एवं छात्राएं हैं? क्या आप भी 10वीं के एग्ज़ाम में इस बार शामिल होने जा रहे हैं? तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन का अगला पार्ट, जिसमें आप सभी देखेंगे साइंस का ऐसे इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी सर मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को सॉल्यूशन तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल ये बोला गया है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन ABCD से लेकर D तक दिया जा चुका है और आप सभी को बता दें कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देखिए कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। दोस्तों याद रखिएगा, प्रकाश की जो किरणें हैं ना, वो इस प्रकार से सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सीधी रेखा में। उसके बाद में अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों आज जान ही जाइए कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है और इसे m⁻⁻1 भी कहा जाता है। तो कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बोल दिया जाता है कि इनमें से कौन सा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है और डायोप्टर नहीं दिया जाता है, तो वैसे स्थिति में डी दिया जाएगा जो d बराबर 0 होता है, या m⁻⁻1 भी दे दिया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देख लीजिए कि किस रंग का विचलन सबसे न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम होता है। तो दोस्तों जान ही जाइए कि लाल वर्ण एक ऐसा वर्ण है जिसका विचलन सबसे कम होता है। और वहीं पे बात करते हैं बैंगनी वर्णों के बारे में, तो बैंगनी वर्ण अर्थात बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। और इसी सवाल को मैट्रिक एग्जाम पेपर में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो वैसे स्थिति में लाल वर्ण हो जाएगा। और किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बैंगनी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 24 को देख लीजिए कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। तो ये दोस्तों आप सभी को बता दें कि बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त की जाती है, यानी क्वेश्चन 24 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, यानी आवर्त सारणी में पाए जाने वाले प्रथम वर्ग में जितने भी तत्व होते हैं ना, वे सभी क्षार धातु होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, क्षारीय धातु। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको ये जानना होगा कि ये प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं। तो दोस्तों वैसे संसाधन जिसका जो निर्माण है वो मनुष्य अपने द्वारा नहीं कर सकता है, उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, आग हो गया, हवा हो गया, इन सभी का उत्पादन मनुष्य के द्वारा नहीं किया जा सकता है, इसे ही हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए से लेकर सी तक तो प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन ऑप्शन डी में दिया गया जीवधारी, और आप सभी को बता दें कि जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये मानवकृत संसाधन है। अगला सवाल, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि प्रकाश के परिवर्तन की बात करें या अपवर्तन की बात करें, प्रत्येक स्थिति में प्रकाश के परिवर्तन एवं अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ये होते हैं आपतन बिंदु, और यहाँ से आपतित किरण आते हैं, इससे टकराकर परावर्तित हो जाते हैं। बीच में एक लंब डाल दिया जाता है जिसे हम लोग विज्ञान की भाषा में अभिलंब के नाम से जानते हैं। इसके बीच में बना कोण आपतन कोण होता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये रहा प्रकाश के पहला नियम। और दूसरा नियम जो कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात साइन आई बराबर साइन आर के। अगला सवाल क्वेश्चन 28 को देखिए कि तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः हम लोग कैंडेला के रूप में व्यक्त करते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कैंडेला के रूप में।
अगला सवाल क्वेश्चन 29 में है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, पौधों में जो जल परिवहन होता है वो फ्लोएम ऊतक के माध्यम से जाइलम ऊतक के माध्यम से होता है। वहीं पे बात करते हैं खाद्य पदार्थों का संवहन या परिवहन, तो वो फ्लोएम ऊतक के माध्यम से होता है। और पौधों में खास करके गैसों का आदान प्रदान जो है ना वो रंध्र के माध्यम से होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 30 को देखिए। क्वेश्चन 30 कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो यहाँ पे चूहा एक ऐसा जीव है जिसका जो हृदय धड़कन है ना वो अन्य जीवों की अपेक्षा सबसे अधिक होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 31 को देखिए। कहता है कि सजीव जीवधारियों यानी सजीव के जितने भी जीवधारी होते हैं, जो सजीव होते हैं, उसके द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा जो होता है उसका उत्सर्जन होता है। पहला ऑप्शन अमोनिया का, यूरिक अम्ल का, यूरिया का, और डी में कहता है इनमें से सभी। तो दोस्तों जितने भी सजीव जीवधारी होते हैं जिनमें प्रजनन करने की क्षमता होती है, जिसमें भार द्रव्यमान होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उसे हम लोग सजीव जीवधारी कहते हैं। और इस प्रकार के जितने भी जीवधारी होते हैं ना, तो इनमें जो नाइट्रोजनी पदार्थ बनता है वो अमोनिया भी बनता है, जिसको हम लोग NH4 के नाम से जानते हैं। उसके बाद में यूरिया अर्थात यूरिक अम्ल बनता है, जिसका आणविक सूत्र NH2CONH2 होता है। याद रखिएगा NH2CONH2। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में MSQ अर्थात ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यूरिया का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ट्रिक से याद कीजिएगा NH2CONH2 यानी NH2CONH2। उसके बाद में यूरिया का निर्माण होता है, यूरिक अम्ल का भी निर्माण होता है और अमोनिया का निर्माण भी होता है। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। अगला सवाल क्वेश्चन 32 में है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला ये सवाल है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। कितने स्टूडेंट को लगता है इसका सही जवाब नेफ्रॉन होगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है ना उसे न्यूरॉन ही कहते हैं, यानी तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 में कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। आइए हम लोग जान लेते हैं कि किसे हम लोग रासायनिक दूध कहते हैं। तो उद्दीपन को तो कहते नहीं हैं, पाचक रस को भी नहीं कहते हैं, आवेग को भी नहीं कहते हैं, लेकिन मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले जितने भी हार्मोन होते हैं ना उससे ही रासायनिक दूध कहा जाता है। यानी क्वेश्चन 33 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 34 को देखिए कि द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था। पहला ऑप्शन चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, ऑपरिन, और डी में दिया गया है वाइसमान ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन 34 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के जो लेखक है ना वो चार्ल्स डार्विन जी हैं। यानी आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इसके बाद में क्वेश्चन 35 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 35 कहता है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 35 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक की बात करते हैं तो निर्वात हो जाएगा, और कांच में इसका सबसे कम होता है। और कितने स्टूडेंट को लगता है पानी में इसका निर्वात में चाल इसका सबसे कम होता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 36 की विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। तो आज जान ही चाहिए, विभव का पूछे तो भी वोल्ट होगा, विभवांतर का पूछेगा तो भी वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 37 केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान से लिया गया है। बोला गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहे जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी को हम लोग अभिकारक कहते हैं। और ये दोनों ये जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं और अभिक्रिया करके जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम लोग प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे C+O2 बराबर क्या बनता है, तो CO2 बनता है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन इसमें अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इसे हम लोग अभिकारक कहेंगे। और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर दिया है, तो इसे ही हम लोग उत्पाद कहेंगे, यानी प्रतिफल कहेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन 38 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 38 में बोला गया है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 38 के लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों टूथपेस्ट होता है जिससे हम लोग दांतों की सफाई करते हैं, वे क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 38 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, क्षारीय।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 39 को देखिए कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है। पहला ऑप्शन सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट और डी में दिया गया है आयोडीन। तो दोस्तों विद्युत की सुचालक की बात करते हैं तो जो होता है ना, ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का कुचालक नहीं बल्कि सुचालक होता है, जिसे हम लोग अपवाद के गिनती में रखते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में कार्बोक्सिल अम्ल की समूह है, तो वो हो जाएगा एकल बंधन COOH, चूँकि इसे ही हम लोग अम्ल कहते हैं। अब यहाँ पे जानिए, मैट्रिक एग्जाम पेपर में इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसे कीटोन कहा जाता है। तो देखिए इसे हम लोग कीटोन कहते हैं, इसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं, और एकल बंधन COOH अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग अम्ल कहते हैं। तो मैट्रिक एग्जाम पेपर में इस प्रकार से सवाल आएगा कि एकल बंधन COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे कि सर इसे हम लोग अम्ल कहते हैं। फिर बोला जाएगा कि एकल बंधन CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। और एकल बंधन CO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो इसको भी जान जाइए, इसे हम लोग कीटोन कहते हैं। और ये तीनों सवाल में से एक सवाल तो 100% आपके एग्जाम पेपर में पूछा ही जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 41 में कि आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। आमीटर जो होता है उसे विद्युत परिपथ में क्या चीज़ मापने के लिए प्रयोग लाया जाता है। पहला ऑप्शन धारा का मान, आवेश का मान, विभव का मान, विद्युत शक्ति का मान। तो दोस्तों आप ओम के नियम में ही हम आप सभी को पढ़ाए थे कि मीटर के द्वारा परिपथ में धारा का मान मापा जाता है। यानी क्वेश्चन 41 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, वो ऑप्शन ए होगा, धारा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 42 कहता है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रख लीजिए कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। फिर से सुनिए, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल ये बोला गया है क्वेश्चन 43 में कि इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। काफ़ी सिंपल सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र कहता है कि 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F होता है, जहाँ पे एक प्रतिबिंब की दूरी होती है, एक वस्तु की दूरी होती है और एक होती है फोकस दूरी। तो यहाँ पे 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन 43 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 44 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 44 कहता है कि निकट दृष्टि दोष का निम्नलिखित में से किस लेंस को द्वारा हटाया जाता है। इसी क्वेश्चन को एग्जाम पेपर में इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 44 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी अवतल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिनके माध्यम से किसी भी मनुष्य की आँख में अगर निकट दृष्टि दोष दूर करना है तो इसी के बने अवतल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग करके उसको दूर किया जा सकता है। अगला सवाल पूछा गया है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। जैसा कि आप सभी को तो मालूम होगा कि मनुष्य में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो उसी प्रकार से बताना होगा आपको कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन तना में, जड़ में, पुष्प में और डी में दिया गया फल में। तो दोस्तों पौधों में जो पुष्प होते हैं ना, पुष्प में ही एक पुंकेसर होते हैं, एक होते हैं स्त्री केसर। तो पुंकेसर को पुमांग भी कहा जाता है जो नर जनन अंग होते हैं, और यहाँ पे स्त्री केसर को जयांग भी कहा जाता है जो मादा जनन अंग होते हैं। तो मैट्रिक एग्जाम पेपर में बोला जाएगा कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलेंगे फूल में। फिर बोला जाएगा कि पौधों में नर जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि पुमांग या पुंकेसर कहते हैं। और स्त्री जनन अंग को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जयांग या स्त्री केसर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 46 कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। यानी जो ग्रेगर जॉन मेंडल जो आनुवंशिकता या आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं, उन वैज्ञानिकों के माध्यम से आनुवंशिकता का प्रयोग करने के लिए किस प्रकार के पौधे का प्रयोग किया गया था। पहला ऑप्शन नीम के पौधा, गुलाब का पौधा, मटर का पौधा, गुलदाउदी का पौधा। अगर आप मेंडल के प्रयोग देखे होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा मटर के पौधे से आनुवंशिकी या आनुवंशिकता के बारे में प्रयोग किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मटर के पौधा।
अगला सवाल क्वेश्चन 47 देखिए कि परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 47 के लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला है एक दिशीय दिशा, द्विदिशीय, बहुदिशीय और डी में दिया गया है किसी भी दिशा में। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ना, वो दोस्तों एक दिशीय दिशा में होता है। तो क्वेश्चन 47 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आइए क्वेश्चन 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 48 कहता है कि ओजोन परत पाया जाता है। पहला ऑप्शन वायुमंडल के निचली सतह में पाया जाता है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, वायुमंडल के मध्य अर्थात बीच में पाया जाता है और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आज जान ही जाइए ओजोन परत जिसे हम लोग O3 कहते हैं, जिसमें परमाणुओं की संख्या 3 होती है, जो हमें पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, जिसका क्षय का जो कारण है वो CFC है, जिसका पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो ये जो ओजोन परत होते हैं ये वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन 49 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो आप सभी को बता दें कि लेंस के जो आवर्धन m बराबर जो फार्मूला एक आता है वो होता है V/U, यानी वस्तु की दूरी बटा प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब V/U ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा होगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 50 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो मनुष्य की आँख का जो रंगीन भाग होता है उसे हम लोग परितारिका कहते हैं। ना ही कर्निया, ना ही रेटिना, ना ही पुतली। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा परितारिका। तो आपसे एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि मनुष्य की आँख का कौन सा भाग रंगीन होता है, तो आप बोलेंगे परितारिका होता है। और मनुष्य के आँख के किस भाग पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है, जिसे हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।